हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत यूट्यूब चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट 2, यानी जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रह गए थे, जो हम पार्ट 1 में कवर नहीं कर पाए, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि आपका जो टेम्परेचर है, जितने भी आपके यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कोई भी प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो आपका साइक्लोन आ रहे हैं या फिर आपका विंड का रेगुलेशन होता है, तो उसमें जो टेम्परेचर है आपका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी से जुड़ा एक फिनोमेना है जिसे हम जानते हैं अल्बेडो के नाम से। आखिर ये होता क्या है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट की सनलाइट को या किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करने की कैपेसिटी होती है। अगर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो लाइटर कलर का है, और सबसे लाइट हम मान सकते हैं यहाँ पे जो वाइट कलर है। ज़्यादातर जो आपकी स्नो होती है वो हमें वाइट कलर में देखने को मिलती है। जो क्लाउड्स होते हैं वो भी वाइट कलर के होते हैं, यानी वो उनका जो अल्बेडो है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सनलाइट होती है उसे रिफ्लेक्ट बैक कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये लिखे हुए हैं। इसके अलावा अगर डार्कर सरफेस है तो वो क्या करता है, वो सनरेज को अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी हम मान सकते हैं उसका अल्बेडो यहाँ पे लो होता है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है आपके आइसोथर्म्स। अब देखिए आइसोथर्म्स होते क्या हैं। आइसोथर्म्स भी इमेजिनरी लाइंस हैं, वो ऐसे कोई ड्रॉ नहीं करें, बट हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए हमने जो टेम्परेचर का फिनोमेना है, जिसकी वजह से अर्थ पे इतनी सारी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रही हैं, इतनी सारी चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं, उनको स्टडी करने के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की हैं। तो आइसोथर्म वो लाइन है जो किसी भी सरफेस, यानी जो दो डिफरेंट सरफेसेस हैं, अगर उनका सेम टेम्परेचर है तो उन दो डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस को हम बोलते हैं आइसोथर्म्स। अब देखिए, लैंड और सी का कॉन्ट्रास्ट हमें अगर देखने को मिलेगा, तो अगर आपको पता हो, अगर हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में बात की थी, स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो किसी भी लैंड को या ऑब्जेक्ट को चाहिए होती है अगर हमें उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करना है। और जो आपके लैंड होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट बहुत ही लो होती है, यानी बहुत ही ईजिली ठंडे हो जाएंगे, बहुत ही ईजिली गर्म हो जाएंगे। बट जो आपके ओशंस होते हैं, वो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, यानी अगर एक 1 डिग्री सेल्सियस भी यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो बहुत ज़्यादा हीट को सप्लाई करना पड़ेगा। और ये आइसोथर्म्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं? अगर मान लीजिए समर्स की बात हम करें, यहाँ पर लैंड पे बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, और ये भी जो लैंड है यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर है, बट जो आपका सी है यहाँ पर इतना हाई टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि उसको स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये इसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ कहीं लाई करेगा। मान लीजिए ये टेम्परेचर के अभी के लिए हम इसे 30 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, तो लैंड पे तो ये सेम आइसोथर्म पे यहाँ पे लाई करेगा। लेकिन अगर हम ओशन की बात करेंगे तो ये आपका इक्वेटर की तरफ बेंड होता हुआ है हमें दिखाई देता है, यानी इस तरह से मूव करती हैं आपकी आइसोथर्म्स लाइन टू जॉइन सेम टेम्परेचर, चाहे वो ओशन के ऊपर हो चाहे वो लैंड के ऊपर हो। ठीक है, और डिफरेंट चीज़ों की वजह से टेम्परेचर काफ़ी वेरी करता है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहाँ पर लैंड मास बहुत ज़्यादा है, आपका अफ्रीका का पार्ट सॉरी फॉर दैट। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, वहाँ पे अगर आप देख पाएंगे, मान लीजिए ये इक्वेटर इधर से पास हो रही है, ठीक है, आपके अफ्रीका और यहाँ से इक्वेटर ये पास हो रही है, ये वाला यहाँ पे पार्ट नहीं आएगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ही ज़्यादा लैंड है, तो यहाँ पर जो आइसोथर्म है ना आपको काफ़ी वेवी तरह से मूव करते हुए दिखाई देंगे। बट जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, अगर आप वहाँ की बात करें, मान लीजिए ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पर लैंड मास बहुत ही कम है। आपके ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट आता है, अफ्रीका का, और यहाँ पे साउथ अमेरिका का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये लाइन से ऑलमोस्ट यहाँ पे पैरेलल हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, और कई बार ये जो टेम्परेचर्स हैं इनको ओशन करंट्स भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर कोल्ड ओशन करंट है तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लो रहता है, अगर वार्म ओशन करंट है यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है। जब हम आगे ओशियानोग्राफी के पार्ट को कवर करेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी कोस्ट पे कौन सा कोल्ड करंट है, कौन सा वार्म करंट है, ये कैसे बाकी चीज़ों को यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उसके अलावा जो टोपोग्राफी है, जैसे कि अगर मान लीजिए माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स की वजह से भी जैसे जैसे अगर माउंटेन्स पे वहाँ पे कोई हिल वैली का कोई विलेज है तो वहाँ पे टेम्परेचर लो रहेगा, तो ऑल्टीट्यूड भी इस चीज़ को यहाँ पे रेगुलेट या इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि हम पढ़ने वाले हैं आपके टाइप्स ऑफ क्लाउड्स के बारे में। अब देखिए क्लाउड फॉर्मेशन होता कैसे है। अगर आपने बचपन में
क्लासेस में पढ़ा होगा, एक वाटर साइकिल नाम का फिनोमेना होता है। वाटर साइकिल क्या होती है कि ओशंस हैं आपके अर्थ पर और आपका सन है, तो अगर टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है तो यहाँ पे इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे यहाँ पे जो इवेपोरेटेड जो वाटर वेपर्स आपके प्रेजेंट हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से जो वाटर वेपर्स हैं ये कंडेंस होने लगते हैं, या तो थोड़ा थोड़ा गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं या फिर ये लिक्विड, फिर गैशियस के बाद लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं और उन्हीं के थ्रू आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो सबसे हाई यानी आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट नियर टू ट्रोपोपोज जो आपको क्लाउड्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं आपके सेरोस्टेटस या फिर सीरस क्लाउड्स। ये बहुत ही थिन या फिर लेयर में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इतने डेंस क्लाउड्स नहीं होते, एक रुई की तरह आप इनको मान सकते हैं, रुई की तरह दिखाई देते हैं। उसके बाद है ओल्ट्रोस्टेटस क्लाउड है या फिर ओल्ट्रोक्यूमुलस है या फिर निम्बस ब्लस्टर क्लाउड, निम्बलोस्टेटस क्लाउड्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ये आपके मिडल में हमें देखने को मिल रहे हैं। इनको आप बोल सकते हैं ये थोड़े डेंस क्लाउड होते हैं एज कम्पेयर टू आपके हाई क्लाउड्स के यहाँ पे। अब ये जो आपके हाई क्लाउड्स हैं इनका एक फिनोमेना ये है कि ये जो सन से आने वाली हीट है ना उसे रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते, उसे तो ये पास ऑन होने देते हैं, लेकिन जो आपकी अर्थ से रेडिएशन एमिट हो रही है, यानी अर्थ से कौन सी रेडिएशन एमिट होती है हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कौन सी वेव जो अर्थ सरफेस है वो यहाँ पे एमिट करता है। तो चलिए मैं आपको बता भी देती हूँ, यहाँ पे जो लॉन्ग फॉर्म में वेव एमिट होती हैं वो आपकी अर्थ सरफेस से होती हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये वाले जो क्लाउड्स होते हैं वो ओपेक होते हैं, यानी ये किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं हमें, जो वार्मिंग ऑफ अर्थ है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग या फिर जिसको हम बोल रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को मेंटेन करने में यहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है निम्बस स्टेटस क्लाउड। ये थोड़े से आपको दिख रहे होंगे ब्लैक कलर में दिख रहे हैं, नॉर्मली जो क्लाउड्स हैं वो वाइट हैं। अब आपको पता हो ये क्लाउड्स किन के साथ इंक्लूड है, अगर मान लीजिए ये वाले जो क्लाउड्स हैं ये ब्लैक हैं तो यानी ये लेके आएंगे थंडर को। अगर ये क्लाउड्स कहीं भी रीजन में दिख रहे हैं ये हमें रेनफॉल, यानी ये रेनफॉल कराते हैं। ये वाले क्लाउड्स ये ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चर को कैरी करते हैं और अगर जहाँ पे भी ये क्लाउड पहुँच के मान लीजिए कुछ ही टाइम में वहाँ पे बारिश होने वाली है। इसके अलावा जो आपको काफ़ी नीचे जो आपको माउंटेन पीक्स के पास भी जो क्लाउड्स मिल जाते हैं उन्हें स्ट्रेटस क्लाउड कहते हैं। अब ये काफ़ी लंबी दूरी तक फैले होते हैं, डिफरेंट शेप में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक टाइप का ना स्पेशल क्लाउड होता है जिसे हम बोलते हैं क्यूमोलोनिम्बस क्लाउड। ये क्लाउड आपका फॉर्मेशन अगर आप देख पा रहे हैं आप इनकी हाइट कहाँ तक जा रही है, यानी अगर हम डिवाइड कर रहे हैं हायर मिडल लोअर तो ये क्लाउड इतना बड़ा है कि तीनों ही लेयर्स को ये यहाँ पे कवर कर रहा है। ये क्लाउड आपका फॉर्म तब होता है जब यहाँ पे साइक्लोन्स बन जाते हैं, उस टाइम पे भी ये क्योंकि काफ़ी सारे मॉइस्चर को कैरी करता है और फिर साइक्लोनिक रेनफॉल जो होती है इस क्लाउड में उसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है। नेक्स्ट अब देखिए रेन के टॉपिक को पढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जो हमें जानना ज़रूरी है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है, मान लीजिए ये एक वाटर ड्रॉपलेट है और इसकी कैपेसिटी यहाँ पर है कि ये ना 10 ग्राम ऑफ वाटर वेपर यहाँ पे कैरी कर सकती है, लेकिन अभी ये यहाँ पे सिर्फ 5 ग्राम ऑफ वाटर वेपर कंटेन को कैरी कर रही है। यानी अगर हम बोलेंगे इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी 50%, यानी कैरी तो ये 10 ग्राम वाटर वेपर्स को कर सकती है बट अभी इसके पास सिर्फ 5 ग्राम वाटर वेपर ही है। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे इस वाटर ड्रॉपलेट की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 50% है। ऐसे ही बढ़कर जब एक पॉइंट आएगा कि मान लीजिए 10 ग्राम इस वाटर वेपर की कैरी करने की कैपेसिटी और 10 ग्राम ही इसने वाटर वेपर कैरी कर रखा है, जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचते हैं इसे हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, है ना। अब सैचुरेशन आ गई है, अब आपको पता है अब सैचुरेशन हो गया है। अब जैसे ही यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर वेपर ऐड होगा इसमें तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो मेनली तीन डिफरेंट टाइप की प्रेसिपिटेशन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन आर एटमॉस्फेयर। एक है ओरोग्राफिक रेनफॉल, एक है कन्वेक्टिव या फिर कन्वेंशनल भी बोल देते हैं क्योंकि वाटर साइकिल की वजह से ये रेनफॉल यहाँ पे हो रही है, और थर्ड है साइक्लोनिक रेनफॉल। तो जब हम साइक्लोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको हम और डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये वाली रेनफॉल कैसे होती है, ठीक है। तो देखिए जान लेते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है कि जैसे ही मान लीजिए एयर है आपकी, एयर के पास क्या है मॉइस्चर है, एयर के पास मॉइस्चर है तो वो ऐसे यहाँ पे फ्लो कर रही है।
यहाँ पे भी फ्लो कर रही है, इधर भी फ्लो कर रही है। तो ये वाली जो मूवमेंट ऑफ विंड है वो तो ऊपर से चली गई, लेकिन जो ये वाली एयर है तो ये कहाँ से आ रही है, ओशन से आ रही है, यानी इसके पास बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। और यहाँ पर क्या मिल गया इसको, एक ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया, ये आपका माउंटेन है, ठीक है। अब इसके अगर ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया तो अब यहाँ से एयर क्या करना शुरू करेगी, राइज करना शुरू करेगी। ये जो जैसे जैसे एयर ऊपर की तरफ उठेगी तो टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा, यानी वाटर वेपर्स कंडेंस होते चले जाएंगे। और जैसे ही वो अपने सैचुरेशन पॉइंट को यहाँ पे क्रॉस करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेनफॉल हो जाएगी, ठीक है। तो यानी इस माउंटेन के इस तरफ वाले एरिया में, जो कि विंडवर्ड साइड हम इसको बोलेंगे, वहाँ तो काफ़ी अच्छी रेनफॉल हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही ये एयर इधर की तरफ यानी क्रॉस करके दूसरी साइड जाएगी, जिसे हम लीवर्ड साइड यहाँ पे बोलते हैं, वहाँ पर वो कोई भी रेनफॉल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सारी रेनफॉल हो चुकी है। जैसे ही बीच में उसने माउंटेन पे यहाँ पे उसने स्ट्राइक किया तो उसकी जो जितने भी मॉइस्चर कैपेसिटी थी वो रेनफॉल की फॉर्म में इस वाले एरिया में ऑलरेडी वो लूज़ कर चुकी हैं। और यहाँ से जैसे जैसे एयर आ रही है वो नीचे की तरफ फ्लो करी। अब नीचे तो टेम्परेचर हाई है, ऊपर टेम्परेचर लो है, तो अब यहाँ नीचे नीचे आते हुए ये एयर कैसी बन चुकी है, ये ड्राई हॉट एयर बन चुकी है। अब इन्हीं ड्राई और हॉट एयर की वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है आपके डेजर्ट्स। बड़े बड़े डेजर्ट्स जो हमको देखने को मिलते हैं वर्ल्ड में, वो इसी फिनोमेना की वजह से देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ मैप में हम कुछ डेजर्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ पे कौन सा माउंटेन लोकेटेड है। देखिए सबसे पहले देखते हैं सहारा डेजर्ट। आपको पता होगा अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेजर्ट है ये। तो यहाँ पे जो माउंटेन रेंज, एटलस माउंटेन रेंज है, वो देखने को मिलती है कि जिनकी वजह से ये किस एरिया में पड़ रहे हैं, लीवर्ड रीजन में एयर के पड़ते हैं, जिससे कि यहाँ पे रेनफॉल हो ही नहीं पाती। यहाँ तक आते आते एयर तो एकदम ड्राई और हॉट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे डेजर्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसे बाकी एरियाज़ की बात करें तो आपका जो थार डेजर्ट है, यहाँ पे अगर आप जानते हो तो कीर्थर माउंटेन रेंजेस हैं जो पाकिस्तान में लोकेटेड हैं, तो वो भी सेम क्लाइमेटिक कंडीशन को यहाँ पे क्रिएट करती हैं, जिससे यहाँ पे हॉट और ड्राई एयर आती है और ये माउंटेन के शेडो रीजन में जो रीजन बनता है वहाँ पे डेजर्ट का फॉर्मेशन करती है। आपको इंडिया में यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, बताइए वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है ना, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे जो गोबी डेजर्ट की फॉर्मेशन होती है, जो टकला मकान डेजर्ट है, क्योंकि वो हिमालयन रीजन के शेडो रीजन में आ रहे हैं, हिमालयन माउंटेन के शेडो रीजन में आते हैं, इस वजह से इन डेजर्ट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए ये चिली की कोस्ट, ये वाली जो चिली की कोस्ट है, और ऊपर जो आपके इक्वाडोर और यहाँ पे पेरू जो कंट्रीज़ पड़ती हैं, अगर आपने वर्ल्ड मैप को स्टडी किया हो अच्छे से, तो यहाँ पे भी एक माउंटेन है, बताइए कौन सा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यहाँ पे है आपके एंडीज़ माउंटेन रेंजेस, जो यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो ये भी इसी फिनोमेना की वजह से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात करेंगे। ये नॉर्मल जो आपकी वाटर साइकिल होती है एटमॉस्फेयर में, उसी के थ्रू की यहाँ पे आपके ओशंस लाई कर रहे हैं, सन से हीट आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे इवेपोरेशन होगा, एयर या फिर वाटर वेपर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, फिर क्लाउड्स कंडेंस होंगे, और जैसे ही जो वाटर वेपर्स हैं उनका सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर की तरफ वो जाएंगे, तो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पानी अर्थ सरफेस पर वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है साइक्लोनिक रेनफॉल। जब भी साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, अब देखिए आप ये बताइए, ये तो इम्पोर्टेंट आपको पता ही होना चाहिए कि साइक्लोन्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, ओशियंस में। लैंड पर कभी भी आपके साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता। अब ऐसा क्यों है, कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 कंडीशन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपका साइक्लोन का फॉर्मेशन होना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और 2 टाइप के आपके साइक्लोन्स होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक टेम्परेट साइक्लोन। कैसे कैसे बनते हैं, किन किन रीजन्स में बनते हैं, कई जगहों पर इन्हें टाइफून्स कहा जाता है, कई जगह में जो आपका अमेरिका वाला कोस्ट है वहाँ पे इन्हें टाइफून्स भी कहा जाता है।
इन्हें ट्विस्टर कहा जाता है। ट्विस्टर आप समझ रहे हैं क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस तरह से ट्विस्ट हो होकर इनका फॉर्मेशन हो रहा है ना, ट्विस्टर फॉर्म में हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं, तो इन्हें ट्विस्टर भी कहा जाता है। तो ये हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अब ये टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन आप इस फॉर्म में समझिए कि आखिर आपको किस फॉर्म में दिख रही है प्रेसिपिटेशन। हमें तो नहीं दिख रहा भाई नेचर में, जो हम कन्वेंशनल रेनफॉल की बात कर रहे हैं कि इवेपोरेशन होते हुए ऊपर जा रही है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर पर बारिश जब गिरती है धरती पे तो हमें कैसी दिखाई देती है। यहाँ पे आप देख रही हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, नॉर्मल बारिश हो रही है। पर कभी कभी क्या होता है, जब वाटर नीचे गिर रहा होता है ना, तो वो जैसे ही बूंदे नीचे की तरफ आती है तो नीचे का टेम्परेचर बहुत कोल्ड है। मान लीजिए विंटर सीजन में रेनफॉल हो रही है, तो वो ड्रॉपलेट्स नीचे आते आते जम जाती हैं, तो उस टाइम पे आपकी स्लीट का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मान लीजिए कि अपर एटमॉस्फेयर में ही टेम्परेचर बहुत लो है और नीचे भी टेम्परेचर बहुत लो है, तो वहाँ पर हेल्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, यानी बड़े बड़े बोल्डर्स जो बन जाते हैं। और ये बर्फ़ के हैं, और जब ये लगते हैं ना इंसान का सर फट जाता है, इतने बड़े ये बोल्डर्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो अभी आपको पता हो, अगर शिमला मनाली आप लोग गए हैं तो वहाँ पर लोग काफ़ी एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्नो को, है ना। ये तो बहुत ही आप बोल सकते हैं सॉफ्ट फॉर्म है, जिसमें वाटर कन्वर्ट होके प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में धरती के ऊपर आता है। तो ये कुछ फॉर्म्स थी और ये टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आने वाली वीडियो में हम आपके साइक्लोन्स को डिटेल में पढ़ेंगे, किन किन जगहों पे इनका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और जो टॉपिक्स रहते हैं आपके क्लाइमेटोलॉजी के, उन्हें कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।